हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम डिलिमिटेशन कमीशन पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं आपके सामने। और इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा, आप इसे एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, इसे आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, आखिर इसे क्यों बनाया गया, और गवर्नमेंट समय समय पे इसे क्यों बनाती रहती है, और इसका रिलेवेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इसका क्या ज़रूरत है, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी लेटेस्ट मैटर चल रहा है, जब से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ है 2019 में, तब से जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं रिसेंटली, और अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, तो आखिर जम्मू कश्मीर के लिए इसको क्यों बनाया गया और आखिर इसका रिलेवेंस क्या है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, आखिर क्या इसकी ज़रूरत होती है, और इसका क्या कैसे असर सीधा सीधा हमारे इलेक्शन सिस्टम पे पड़ता है, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स इसे अंत तक देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे वीडियोस पे भी मिलती, हमारे चैनल पे मिलती हैं। और हमारे वीडियोस को, बाकी वीडियोस को भी देखिएगा। हमारी तमाम तरह की प्लेलिस्ट भी चल रही हैं, यूपीएससी की, यूजीसी नेट सोशल वर्क की, और साथ ही साथ हमारी लाइब्रेरी साइंस की भी वीडियोज़ चल रही हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इसके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो क्या है। तो न्यूज़ में अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो इसमें देखिए क्या है कि एक यानी कि एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के द्वारा, कि जो कि चैलेंज करती है सेंटर के डिसीजन को, कि सेंटर ने जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, असेंबली, जो लोग असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसके लिए जो सेंटर ने डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया है, उसके अगेंस्ट में जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं उन्होंने एक याचिका दायर की है। अब देखिए आखिर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर याचिका दायर करने के पीछे इनका, जो इन्होंने प्ली दाखिल किया है, उसके पीछे आखिर इनका कारण क्या था, आखिर क्यों इन्होंने इसे मतलब वहाँ दाखिल किया, और साथ ही साथ आखिर सेंटर ने आखिर क्यों डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जम्मू कश्मीर में, और आखिर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई हैं, उसमें आखिर ये डिलिमिटेशन कमीशन कैसे अपना रोल अदा करता है, और जिससे कि जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, आखिर वो उनकी लाइफ पे या जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स की लाइफ पे किस तरह से इस कमीशन का असर पड़ेगा, आखिर क्यों वो लोग इतना खिलाफत में हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, ये आपको पता चलेगा। तो देखिए, इससे पहले कि हम इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करें, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम लोग पूरी बातें कर लेते हैं यहाँ। तो देखिए डिलिमिटेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो डिलिमिटेशन एक एक्ट होता है, एक ऐसा कार्य होता है कि जो रीड्राइंग करने का बाउंड्रीज का, जो कि बाउंड्री होती है दोबारा से किसी भी देश की जो सीमाएं होती हैं, इसको अगर डिलिमिटेशन कमीशन को हम हिंदी में बोलें, तो इसको आप हिंदी में आप कहीं भी तहसील में आप सुन लेंगे परिसीमन। आपने सुना होगा कि परिसीमन, सरकार ने परिसीमन जारी किया। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है कि एक तरह से आपके, अगर मान लीजिए आपके पास एक, मैं सीधे शब्दों में समझाऊं, तो आपके पास लैंड होगा, तो लैंड की फेंसिंग आप कराते होंगे जिससे कि बाउंड्री लैंड की डिसाइड हो। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब खेत होते हैं, जब एग्रीकल्चर, आप खेती की जितनी ज़मीनें होती हैं, कई बार क्या होता है कि उसमें फेंसिंग करा देते हैं लोग, जिससे कि उनका एक बाउंड्री चारों ओर से डिसाइड हो, और इससे ऐसा ना हो कि उनके बाउंड्री पर किसी दूसरे का कब्जा हो। तो इसी तरह से ये भी चीज़ इस तरह से काम करता है, और इसी के लिए सेम डिलिमिटेशन कमीशन एक जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है। और इसमें डिलिमिटेशन वही एक एक्ट है कि किस तरह से हम बाउंड्रीज को डिसाइड करेंगे लोकसभा की और असेंबली सीट्स की, जो कि चेंज होती रहती है पॉपुलेशन के हिसाब से। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो अब निश्चित सी बात है कि इसका जो पॉपुलेशन की जो इसकी जनगणना होगी वो भी अलग तरीके से होगी। तो आखिर क्या अंतर है इन दोनों में, आखिर ये हम लोग को जानना है। तो इसीलिए डिलिमिटेशन वही एक्ट होता है कि जिससे हम किसी भी लोकसभा की या असेंबली सीट्स की हम दोबारा से बाउंड्री कर सकते हैं। मतलब क्या है, लोकसभा और असेंबली सीट्स की बाउंड्री से मतलब है कि उनकी सीट्स में ऊपर नीचे करके गिरावट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि लोकसभा में 550 सीट्स प्लस होते हैं,
तो अब यहाँ पे क्या है कि जब जब डिलिमिटेशन कमीशन में जम्मू कश्मीर जब इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसमें किस तरह से मान लीजिए कि जैसे यूनियन टेरिटरी में 80+ सीट्स दिए जाते हैं या 80, तो आखिर क्या इसमें अंतर आएगा, ये आपको समझ में आएगा। तो यही डिलिमिटेशन इसीलिए यहाँ पे जारी किया गया है। अब ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं एलोकेट की जाती हैं स्टेट को, वो भी चेंज हो सकती है, क्योंकि भाई देखिए जब अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी अलग बन गया तो निश्चित है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी अलग अलग तरीके से बढ़ जाएगी और उसकी गणना भी दूसरे तरीके से होगी। तो उसका मेजरमेंट जिस तरह से होगा उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके समझने के उसी हिसाब से सीट्स का बंटवारा करने के लिए, जिससे हर एरिया पे गवर्नमेंट प्रॉपर ध्यान दे सके, इसलिए डिलिमिटेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो डिलिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट के लिए, और एक तरह से एक जियोग्राफिकल एरिया का एक फेयर डिवीजन किया जा सके, उसका एक सीधे तौर पे बंटवारा किया जा सके, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एडवांटेज न हो, यानी कि सब लोग समान रूप से वहाँ पे आगे बढ़ें और समान रूप से ही आगे सरकार को चलाएं और समान रूप से ही पॉपुलेशन के हिसाब से लोग इलेक्ट हों उस पर। तो ये डिलिमिटेशन का कहानी है। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 82 है और 170 है। अभी हम बताएंगे आपको कि आर्टिकल 82 और 170 आखिर क्या है, लेकिन फिलहाल हम इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल किस तरह डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 82 और 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो प्रोवाइड करता है रीएडजस्टमेंट का, दोबारा से एडजस्ट करने का और डिवीजन करने का हर स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। देखिए जब भी कहीं हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, जब भी पार्लियामेंट की कहीं पे भी बात होगी तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का यही 3 मतलब होता है। इसमें ये हम जब पार्लियामेंट का सेक्शन आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम इसमें बताएंगे इसके बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट या असेंबली की, तो एक तरह से देखा जाए तो ये होता है विधानसभा। ये विधानसभा की बात हो रही है। तो ये देखिए ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और जो स्टेट असेंबली है, जैसे कि जैसे मान लीजिए अगर ये भी यूपी में इलेक्शन हुआ तो ये विधानसभा का चुनाव था, ये स्टेट की असेंबली इलेक्शन था। तो जो हर स्टेट अपने लिए सीएम का चुनाव करता है, तो ठीक वो उसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट को अलग रखा है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग रखा है। तो पार्लियामेंट और असेंबली दोनों में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी तरह से क्या है कि आर्टिकल 82 और 170 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो प्रोवाइड करता है कि रीएडजस्टमेंट का, दोबारा से एडजस्ट करने का और डिवीजन करने का, यानी कि बंटवारा करने का हर स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उसमें बंटवारा करने के लिए बात करता है। और इसका बेसिस क्या होता है, इसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है जो अभी हाल ही में रिसेंटली उस समय जिस समय भी इलेक्शन हो रहा हो, उस समय जो सबसे लास्ट टाइम पे जो भी उसका जनगणना हुआ हो यानी सेंसस हुआ हो, उसके हिसाब से होता है और उस तरह की अथॉरिटी के द्वारा होता है। और इस मैनर में पार्लियामेंट जिस तरह लॉ कानून के अंतर्गत सेंसस जारी कराती है, उस सेंसस के आधार पर, क्योंकि सेंसस से ही पॉपुलेशन का अंदाजा होता है, तो सेंसस और पॉपुलेशन आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जनगणना में आखिर इसी सेंसस में हम लोग इसी चीज़ का तो पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन किसी भी जगह की या किसी भी स्टेट की कितनी है। तो ये ठीक उसी तरह से काम करता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो ये कोई भी परमानेंट बॉडी नहीं है। परमानेंट मतलब ये है कि ये इसका जितना काम होता है बस उतना काम इसको करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये अपने आप अबॉलिश हो जाता है। फिर जब चाहे पार्लियामेंट इसको दोबारा लॉ के द्वारा इसको डिलिमिटेशन कमीशन वापस सेट कर सकती है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक सिर्फ 4 बार सेट किया गया है, और एक 1952 में, एक 1962 में, एक 1972 में, एक 2002 में, अभी 4 बार हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन अगर हर सेंसस के बाद होता है तो आखिर होना चाहिए था ये, लेकिन देखिए क्या हुआ कि जब हर सेंसस में पॉपुलेशन का जब उसमें गणना किया गया, जब जनगणना की गई, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिले। तो जब बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिले तो डिलिमिटेशन कमीशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट बॉडी नहीं है, तो इसका ये एक टेम्परेरी बॉडी है। तो टेम्परेरी बॉडी की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई पॉपुलेशन में मेजर चेंजेस आएंगे। और अगर देखिए पॉपुलेशन में मेजर चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब क्या है? अगर पॉपुलेशन में चेंजेस आने का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की असेंबली सीट्स जो होती है उसमें उसके तीनों के नंबर ऑफ सीट्स में भी असर पड़ेगा। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी। और जब देखिए पॉपुलेशन और सीट आपस में अगर एक तरह से मैं समझाऊँ आपको, तो पॉपुलेशन और जो सीट्स होती हैं, चाहे लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, विधानसभा की हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीट्स भी बढ़ेंगी, अगर पॉपुलेशन घटेगी तो सीट्स भी घटेगी। तो इसीलिए अभी तक सिर्फ 4 बार ऐसी जरूरत पड़ी है, और बाकी समय लगभग पॉपुलेशन समान ही रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम 2001 के सेंसस से ये लेके चल रहा है, तो उसी हिसाब से चला। 2011 के सेंसस से नहीं चल रहा है, 2001 के सेंसस से चल रहा है। और ये 4 बार अभी तक गठित हो चुका है, एक बार 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में।
अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 82 क्या कहता है। आर्टिकल 82 का कहना है कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट जो है इनेक्ट कर सकता है, यानी कि बना सकता है उसको हर सेंसस के द्वारा। देखिए पार्लियामेंट चाहे अगर, तो पार्लियामेंट हर जो जनगणना होती है, सेंसस होता है जिसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट जारी कर सकता है। और ये आर्टिकल 82 कहता है, और आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट्स जो होता है वो भी डिवाइड होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जैसे कि डिलिमिटेशन एक्ट में दिया गया हो हर सेंसस के द्वारा। मतलब इसमें आर्टिकल 170 स्टेट के बारे में बताता है और ये 82 पार्लियामेंट के बारे में बताता है। तो ये सारी चीज़ इससे रिलेटेड है, तो ये इसका रिलेवेंस है। अब बात करते हैं कि आखिर डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत क्या पड़ी, आखिर डिलिमिटेशन कमीशन की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिलिमिटेशन कमीशन जो था वो उसके कुछ सर्टेन गाइडलाइन होते हैं। जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है तो उसके कुछ सर्टेन गाइडलाइन होते हैं और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत वो काम करता है। तो ये एक ये बात हो गई। और दूसरी बात की बात करें, जो अभी हाल ही में जो डिलिमिटेशन जो प्रपोज किया गया है उसमें अप्लाई किया हर जनरल इलेक्शन को, जो कि हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो होते हैं हर, और इसका जो फाइनल ऑर्डर है कमीशन का वो पब्लिश किया गया है। और साथ ही साथ जो हर बाई इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं, उस पर बाई इलेक्शन की बात की गई है, तो उसमें है ये चीज़। और इस तरह की जो भी जनरल इलेक्शन में जिस तरह की चीज़ें उठती हैं उनके बारे में डिलिमिटेशन कमीशन में अच्छे से बताया गया है। अब देखिए ये जो ऑर्डर, एक बात और बता दें आपको कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी ऑर्डर ये डिलिमिटेशन कमीशन इशू करता है वो फाइनल होता है और उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन में जो बातें कह दी गई, ये कमीशन ने जो रिपोर्ट दे दी वही फाइनल है, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, ये बात है। इसीलिए इसको बनाने में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने कह रहा हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ चैलेंज ऑलरेडी हो चुका है। तो आखिर ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल हैं कि एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर इशू करेगा वो फाइनल होगा, और दूसरी तरफ ये बात है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। तो आखिर ऐसा ये दो अलग अलग विरोधाभास वाली चीज़ें क्यों हैं? देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई भी केस याचिका दायर होती है तो सुप्रीम कोर्ट पूरा उसका अच्छे से निगरानी करता है, अच्छे से उसका ध्यान देता है और उसके अच्छे से निगरानी कराता है। लेकिन हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया गया है, अभी वो मंजूरी नहीं मिली, अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर केसेस चलेंगे। अभी कोई ऑर्डर ऐसा नहीं कि उसके ये सुप्रीम कोर्ट में इसने बोल तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ये जो भी चीज़ हैं वो चीज़ें फाइनल हैं। अभी कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है, और अभी सीट्स भी पूरी तरह से उसमें फाइनल नहीं की गई है। तो अभी सिर्फ एक मतलब अभी एक कमीशन बनाया गया, तो उसी पर डायरेक्ट अभी उनके पास समय था, इसीलिए वहाँ के जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट ने वहाँ पे चैलेंज कर दिया है। तो ये पूरा माजरा है। अब अगर देखिए, अब हम बात करें जो प्रेजेंट का डिलिमिटेशन का पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो 2001 के सेंसस पे है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए, आप जम्मू कश्मीर के इशू को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्ली यानी याचिका जो दायर की गई है वो उस डिक्लेरेशन के आधार पे है कि जिसमें क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि जो पीओके है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम लोग कहते हैं उसको पाकिस्तान। देखिए पीओके का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान में अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, आप पाकिस्तान के पे जाके चेक करेंगे तो इसको पाकिस्तान में कहा जाता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने उस जम्मू कश्मीर के उस पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा किया है, जबकि इंडिया क्या कहता है कि पाकिस्तान ने उस पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा किया है। तो लेकिन अभी हकीकत क्या है कि जो पीओके का एरिया है इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की पकड़ लगभग कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए दो तरह से, तो देखिए भारत काफ़ी मजबूत देश है पाकिस्तान की तुलना में, तो भारत का तो दबदबा ज़्यादा होगा। तो ये बात भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पीओके का मेजर एरिया अभी इंडिया के अंतर्गत आता है, और पाकिस्तान के अंतर्गत इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वो जो पाकिस्तान में कहा जाता है वो आता है, वो उसका एरिया पीओके से काफ़ी कम है, और ये भारत का दबदबा वहाँ ज़्यादा है। लेकिन फिर भी देखिए अभी भारत ने इसको अपना जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा माना है, और इसको ऐड करके 107 जो पहले सीट रखी थी वो डिलिमिटेशन कमीशन ने 107 की जगह 114 सीट्स बताई हैं। क्योंकि भाई जब निश्चित बात है, जब पीओके को ऐड कर देंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि आपकी जो है लोकसभा की इसकी सीट्स भी बढ़ेंगी, तो लोकसभा या असेंबली की जो भी सीट्स होती हैं वो बढ़ेंगी। तो इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो ये बात है यहाँ पे।
और ये जो है जो अभी ये जो चैलेंज किया गया उसमें ये बोला गया जम्मू कश्मीर का जो है ये जो प्ली सॉर्ट किया गया उसमें कि 107 से 114 सीट बढ़ा के कर दिया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को की 24 सीटें, पीओके की 24 सीटें दे दी गई हैं इसमें। तो ये एक अल्ट्रा वायर है। अल्ट्रा वायर एक फॉरेन वर्ड है। तो अल्ट्रा वायर का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर का मतलब होता है, अगर अल्ट्रा वायर की मैं सिर्फ बात करूं तो अल्ट्रा वायर का मतलब होता है कि पावर बियॉन्ड लॉ, मतलब पावर जो है वो लॉ के बियॉन्ड है। मतलब क्योंकि अभी मतलब जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट है उनका यह मानना है कि पीओके पे अभी इंडिया की पूरी पकड़ नहीं है। तो आखिर कैसे इसमें सीट्स को ये एलोकेट कर सकते हैं, आखिर इसमें इलेक्शन ही कैसे कराएंगे? तो इस बेसिस पे इन लोगों ने चैलेंज कर दिया है, ना कि इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर पे चैलेंज किया है। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये बात है। तो अब इसमें इन्होंने जो आर्टिकल का प्रयोग किया है वो आर्टिकल 14 है, 80, 81 है, 82 का जिक्र किया है, 170, 330 और 332, और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन का भी जिक्र किया है जो कि सेक्शन 63 के अंतर्गत आता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो ये पूरा इनका जो है जम्मू कश्मीर के इशू पे इन्होंने इस तरह से अपनी बात कही है। अभी जो आर्टिकल है वो हम आपको बता देते हैं कि देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब भारत के संविधान की नज़र में सभी लोग बराबर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के सिटीजन्स का जो भी टेरिटरी, इंडिया टेरिटरी के अंदर है, उनको कानून के सभी के लिए एक बराबर है और सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये आर्टिकल 14 कहता है। अब आर्टिकल 81 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कंपोजिशन करने का, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा जिसको कहते हैं। और ये इसमें ये कहता है कि जो हाउस में होंगे उसमें 550 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं, इलेक्टेड मेंबर नहीं हो सकते हैं, और जिसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये बात है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है, ये सारे आर्टिकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 82 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो रीएडजस्ट, पार्लियामेंट को रीएडजस्ट कर सकता है, यानी कि दोबारा एडजस्ट कर सकता है जब भी हर जनगणना होती है उसके बाद दोबारा से सीट्स में रीएडजस्टमेंट कर सकता है, बढ़ा कर सकता है, घटा सकता है। और जो भी सीट लोकसभा को देता है या स्टेट्स को देता है, जो स्टेट का डिवीज़न करता है उसके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के आधार पे, तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट चाहे तो रीएडजस्ट कर सकता है। यह आर्टिकल 82 पावर देता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 170 क्या कहता है? आर्टिकल 170 कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है हर स्टेट का, उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, और जिसमें 60 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो कि डायरेक्ट इलेक्टेड हों स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये आर्टिकल 170 कहता है। और आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, देता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जिसमें देखिए एससी और एसटीज यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही लोकसभा में जो सीट्स है उनके लिए एक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल 330 ये पावर देता है। अब आर्टिकल 332 क्या कहता है? आर्टिकल 332 कहता है कि ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससी और एसटी का लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। तो आर्टिकल 330 क्या करता है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देता है एससी और एसटी के लिए लोकसभा में। और आर्टिकल 332 क्या करता है कि अनुच्छेद जो 332 है वो क्या करता है कि उसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है जो कि एससी एसटी के लिए है लेकिन विधानसभा में। तो ये अंतर है। अब देखिए ये जो प्ली है, इसमें प्ली में ये कहा गया है कि जब आर्टिकल 170 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा कंट्री का वो होगा 2026 के बाद से। आर्टिकल 170 में कहा गया है कि जब अगला जैसे लास्ट टाइम इससे पहले 2002 में हुआ था, जैसे मैंने बताया कि अभी तक टोटल 4 बार हुआ है। तो अब आर्टिकल 170 का जो ये याचिका दायर की गई उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये जो अगला डिलिमिटेशन कमीशन मतलब गठित होना चाहिए वो 2026 में होना चाहिए। तो आखिर 2026 से पहले कैसे 2022 में ही ये लोग इन लोगों ने गठन कर दिया, तो इसका भी बात उन्होंने किया है। तो आखिर और इसमें ये भी जिक्र किया है कि क्यों यूनियन टेरिटरी जो जम्मू और कश्मीर का है उसको अलग किया गया है उसमें, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से बनाया गया है। हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि डिलिमिटेशन कमीशन वो बना सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है। तो प्ली में इस बात का जिक्र किया है, इस बात को डिफाइन करने के लिए कहा गया, इस बात पे काफ़ी जोर डाला गया है कि जब 2026 के लिए ऑलरेडी डेट डिसाइड था तो ये आखिर क्यों 2022 में इन लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया, वो भी जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए। जबकि आमतौर पर अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है, तो आखिर जम्मू कश्मीर के लिए क्यों अलग से बनाया गया है? तो ये
सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी यूपीएससी 2022 के जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट 2019 में इसमें इसने क्या किया था कि ये इंड कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जो कि इंडियन यूनियन में था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसमें एक्सटेंड कर दिया था। क्योंकि देखिए पहला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ने क्या किया, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो कि आर्टिकल 370 के थ्रू मिलता था वो पहले सबसे पहले खत्म कर दिया, और उसके बाद इसमें और इसमें इसके प्रोविजन को बढ़ा के इसे एक आम यूनियन टेरिटरी के तरह इसको रखा। और इसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट को डाउन साइज कर रहा है, और 2 यूनियन टेरिटरी में, जैसे एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। और ये साथ ही साथ ये सारे सीट जितने भी अब पूरे इंडिया में कोई भी सिटीजन चाहे तो वो वहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यही पावर देता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और साथ ही साथ वोट भी कर सकते हैं स्टेट में। तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें कई चीज़ें आपको कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 6 मार्च 2020 को यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने इशू किया था एक नोटिफिकेशन। 6 मार्च की बात हुई है 2020 की। इसमें कहा गया था कि जो पावर होगा सेक्शन 3 के अंतर्गत, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत का सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत होगा, उसमें डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया जाएगा। किसके साथ? फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि रिटायर हों, रंजन प्रकाश देसाई एक चेयरपर्सन के रूप में, और ये पर्पस होगा डिलिमिटेशन का असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, एक साल की फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के पीरियड के अंदर के लिए। तो 6 मार्च 2020 को यूनियन गवर्नमेंट ने के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था बैक डेट में, एक आगे के डेट को लेके, कि जो सेक्शन 3 है डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का, उसमें डिलिमिटेशन कमीशन में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि रिटायर्ड है रंजन प्रकाश देसाई एक चेयरपर्सन के रूप में, और उनका पर्पस था कि जो डिलिमिटेशन असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए बनाया गया था। और ये कमीशन 1 साल के लिए ये टोटल एक कमीशन बनी थी। तो ये टोटल ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट है उन्होंने जो प्ली दाखिल किया, देखिए उसमें क्या होता है आगे। अभी तो आगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है यह पता चलेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ों की बारीकी से जांच करेगी, उसके बाद अपना जो भी रिपोर्ट है वो देगी। तो अभी फिलहाल यही सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो, फिर भी आपको कोई बातें नहीं समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। और हमारी अगली वीडियो आप अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और नहीं तो फिर हम अपनी अगली वीडियो आपके सामने जल्द ही लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।